हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज भाई जी पर। आज मैं इस वीडियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम जजमेंट के बारे में, अहम फैसलों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि अभी रिसेंट के जजमेंट है। और इन जजमेंट में कुछ ऐसी सेक्शन शामिल की गई है जो कि समाज में हमें नॉर्मली देखने को मिलती है। ये ऐसी जजमेंट है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए एडवोकेट, एज ए कैंडिडेट जो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सभी को इस जजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो पेशेंस करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें हम 3 ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करेंगे जिससे कनेक्टेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी हैं जो कि हमें रिवाइज भी हो जाएंगी। अगर आपको वो पुरानी जजमेंट नहीं पता है तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो जो जजमेंट है उसको आप रिटन डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको चीजें याद रहे। सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप लिख लीजिए, मोहम्मद अशरफ अलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। ये जो जजमेंट है ये अभी लेटेस्ट जजमेंट है और ये जजमेंट हमारी रिलेटेड है आईपीसी के एक इम्पोर्टेंट सेक्शन से 498 के। आपने काफी बार सुना होगा 498 ए हमारे ऊपर लगा दी गई है, हमें जो है झूठा केस में फंसा दिया गया है 498 ए के। तो इस केस के पर्पस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी आप इस केस को पढ़े तो आपको ये पता चल जाए कि ये केस जो है रिलेटेड है अरेस्ट के बारे में। अब हमें पता होना चाहिए 498 आईपीसी जो एक पनिशेबल ऑफेंस है, एक्चुअली में ये कहता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। इस सेक्शन में बात की गई है क्रूएलिटी के बारे में। क्रूएलिटी यानी कि क्रूरता। अब 498 आईपीसी कब लगाई जाती है, कौन लगाता है, किसके अगेंस्ट लगाई जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। 498 ए लगाने पर किसको फायदा है, किसको नुकसान है, ये पता होना चाहिए। तो 498 ए आईपीसी यह कहती है कि जब भी हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा वाइफ के अगेंस्ट कोई भी फिजिकल क्रूएलिटी उसके अगेंस्ट की जा रही है, मेंटल क्रूएलिटी उसके अगेंस्ट की जा रही है, उसकी हेल्थ, उसकी लाइफ को कोई डेंजर है, उससे अनलॉफुल डिमांड की जा रही है, तो ऐसे में 498 ए आईपीसी का लगाया जाता है। और यह अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था और इस सेक्शन का पर्पस यही था ताकि वाइफ को प्रोटेक्शन दी जा सके। लेकिन आज के समय में इसको वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट आ चुकी है। उसके बावजूद भी उस जजमेंट को नजरअंदाज करते हुए केस की प्रोसीडिंग चलाई जा रही है। इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट जजमेंट जो था, कनेक्टेड जजमेंट हमारा 2014 का है, जो कि है हमारा अरनेश कुमार की जजमेंट आई थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी गई थी। उन गाइडलाइंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं 498 ए आईपीसी के मामले जब दर्ज किए जाते हैं तो इनका मेन मोटिव यही था कि वाइफ को प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन हमें डेली केसेस देखने को मिलते हैं कि हस्बैंड पर 498 कुछ भी हो, 498 ए में मामला दर्ज करवा दिया, हस्बैंड को फंसा दिया, उनके घर वालों को फंसा दिया, उनकी बेल होने में भी दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट निकाली गई और लैंडमार्क जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमें याद रखनी है। लैंडमार्क जजमेंट को भी आप लिख लीजिए, अरनेश कुमार का केस है, आप सर्च करेंगे 2014 का, कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइन निकाली गई थी। उसके बाद हम इस केस के फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस जजमेंट में जो अरनेश कुमार की जजमेंट है 2014 की, इसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज यह थी कि जब भी 498 ए के अंदर मामला दर्ज करवाया जाता है वाइफ के द्वारा हस्बैंड के अगेंस्ट, तो पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, सबसे पहले तो जांच करेंगे कि एक्चुअली में
ये मामला बन रहा है या नहीं बन रहा। अननेसेसरी ये नहीं है कि एफआईआर दर्ज की और हस्बैंड को पकड़ लिया, ये भी जांच नहीं की क्या ये मामला झूठा है या सच्चा है। तो ये सबसे पहली गाइडलाइंस इसमें ये निकाली गई थी कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी को यह देखना है कि एक्चुअली में ये जो आरोप लगाया गया है ये सच्चा है या झूठा है। अगर उनको पता लग रहा है कि ये जो क्रुएलिटी की गई है वाइफ के अगेंस्ट में एक्चुअली में है, तो वो एफआईआर के बेसिस पर यहाँ पर एक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर 498 में मामला दर्ज हुआ और आप यहाँ पर जो कोई भी पुलिस अधिकारी जा रहा है और जाके हस्बैंड और उनके रिलेटिव को अरेस्ट कर ले रहा है। पहले जांच की जाएगी, उसके बाद अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले आ रहे थे जिस कारण से यहाँ पर 498 का बहुत ही भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा था वाइफ के द्वारा वेपन के रूप में। बात करें हमारे जो अभी लेटेस्ट केस था मोहम्मद अशरफ आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स का, इस केस के फैक्ट भी कुछ ऐसे ही थे। इस केस में क्या हुआ था, वाइफ के द्वारा जो है हस्बैंड और उसके रिलेटिव पर जो है 498 का मामला दर्ज करवाया गया। एक झूठी कहानी बनाई गई, उसके अनुसार यहाँ पर मामला दर्ज कर दिया गया और जब हस्बैंड ने बेल एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में तो वहां पर उसकी बेल एप्लीकेशन को भी रद्द कर दिया गया। एफआईआर क्वैश करने के लिए जब हाई कोर्ट में गए तो वहां पर भी उसे क्वैश कर एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया। तो यहाँ पर जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब हम ऑलरेडी एक जजमेंट, एक लैंडमार्क जजमेंट दे चुके हैं कि हमारी ये जो गाइडलाइंस दी गई थी प्रीवियस केस के अंदर, इसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं सभी हाई कोर्ट को, निचली कोर्ट्स को, जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, जितने भी अधिकारी हैं जो कि अरेस्ट करते हैं, कि वो कोई भी अरेस्ट करने से पहले ये जरूर देख ले कि एक्चुअली में हैरेसमेंट हुई है या नहीं हुई है, किसी के साथ मारपीट की गई है तो मेडिकल एग्जामिनेशन आप कीजिए। कोई विटनेस है वो बता रहा है कि हाँ भाई इसके साथ हुआ है, उसने देखा है, तब तो आप कीजिए अरेस्ट। अदरवाइज आप अननेसेसरी, जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई 498 में, आप डायरेक्ट जो है इमीडिएटली जो है अरेस्ट नहीं करेंगे। यही बात दोहराते हुए ये डायरेक्शन दी कि वो इन सभी के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे कि ये जो ऑर्डर है ये सारी जगह लगाए जाए, निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, पुलिस स्टेशंस के अंदर, सभी जगह पर ये ऑर्डर लगा के एक्चुअली में ये चीज फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसी रिपोर्ट बना के निचली अदालत हाई कोर्ट को पेश करेगी। बात करते हैं दूसरे केस के बारे में। दूसरा केस है हमारा, केस का नाम लिख लीजिए, सिंधु जनक नागरोजे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, NAGARGOGE। इसको आप लिख लीजिए कहीं पर भी ताकि आपको ये चीजें याद रहे। अब ये जो हमारा केस था, ये केस हमारा रिलेटेड था, एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारी CRPC की 154, जिसके अंदर एफआईआर दर्ज की जाती है। तो ये सेक्शन जो है हमारा, ये जो केस है हमारा, ये रिलेटेड है एफआईआर से, कि अगर कोई भी अपराध होता है और वो अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है, यानी कॉग्निजेबल नेचर का है, अगर समाज का कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो उसे लॉ के जो पॉइंट्स है उनमें समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी, लेकिन मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, वो अपराध जो कि गंभीर प्रवृत्ति का है, जिसमें पुलिस के पास अधिकार है कि वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। एक ऐसा अपराध जो कि गंभीर है, जैसे मर्डर का ऑफेंस हुआ, रेप का ऑफेंस हुआ, तो ये थोड़े गंभीर अपराध है। तो ऐसा अगर किसी के साथ होता है, ऐसा कोई भी ऑफेंस होता है जो कि कॉग्निजेबल नेचर का है, तो ऐसे में पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकते हैं। यह केस रिलेटेड है एफआईआर से। इस केस के फैक्ट जानने से पहले इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट है
जो कि आप लिख लीजिए, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का केस है। इस केस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है निकाली गई थी। सबसे पहली चीज तो ये थी कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी ड्यूटी है, मैंडेटरी, आपको एफआईआर लिखनी होगी। आप एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते हैं, कोई भी पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता है। अगर आप जा रहे हैं, सपोज दैट मैं जा रहा हूं किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर लिखवाने के लिए और मैं समझाने में पुलिस अधिकारी को असमर्थ हूं, तो ऐसे में वो तुरंत तो एफआईआर लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि वो इस केस के संबंध में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करें, एक इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि उसे पता लगे कि एक्चुअली में ये ऑफेंस हुआ है और ये ऑफेंस इतना गंभीर है। अगर उनको लगता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो ऐसे में वो उस तरीके से उसको डील करें। अगर कॉग्निजेबल है तो उसमें वो एफआईआर दर्ज करके उसमें काफी तेजी से उसमें प्रोसीडिंग करेंगे, क्योंकि गंभीर प्रवृत्ति के अपराध में जितनी जल्दी कार्रवाई हो